अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माइंड हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर के बारे में जिसे हम कहते हैं ट्राइकोटिलोमीनिया डिसऑर्डर। ट्राइकोटिलोमीनिया डिसऑर्डर असल में इसमें होता क्या है कि कभी आपने देखा होगा कि बच्चों या बड़ों को जो बार बार अपने सर को बालों को खींच रहे होते हैं, पुलिंग कर रहे होते हैं, या पलकों के जो बाल होते हैं उनको नोच रहे होते हैं और चाह कर भी ये आदत छोड़ नहीं पाते। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, एक नफसियाती जो है ना साइकोलॉजिकल इश्यू है जिसकी ये वजह है। ट्राइकोटिलोमीनिया की में आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ट्राइकोटिलोमीनिया है क्या और इसकी जो है अलामात क्या हैं, ये होता क्यों है और इससे मुतासर अफराद की ज़िंदगी पर इसके क्या असरात होते हैं, और सबसे अहम इलाज और सपोर्ट के तरीके के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्राइकोटिलोमीनिया है क्या। ट्राइकोटिलोमीनिया एक ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसे ओसीडी भी कहा जाता है, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर है। मरीज अपने बाल बार बार नोचते हैं, सर के बाल, पलकें या जिस्म के दूसरे हिस्से। ठीक है, इसमें जो होता है कि जो है ना ज़्यादातर मरीज खुद को रोक नहीं पाते, चाहे वो जानते हैं कि ये गलत है। अगर देखा जाए तो कुछ लोग नाखून काटने की आदत नहीं छोड़ पाते, जैसे कि नाखून को मुंह से काट रहे हैं, चुबा रहे हैं। वैसे ही एक ट्रिक को टिलोमीनिया वाले लोग बाल नोचने की आदत से नहीं बच पाते, लेकिन ये इससे ज़्यादा शदीद और नुकसानदा है। अगर हम इसके अलामात और इसके सिम्टम्स के बारे में देखा जाए कि कैसे पता चलेगा इसे ट्रैकोटिलोमीनिया है, इसमें ये आएगा कि वो बार बार बाल नोचते हैं, सर, पलकें वगैरह, और गंजे जो है ना गंजे हिस्सा बन जाते हैं उनके, जो है ना बाल करके ना पुल कर करके ना उनके बाल जो है ना ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं सर से। पलके को जो है ना यहाँ तो ख़त्म हो जाती हैं, यहाँ पर बिल्कुल कम रह जाती हैं। और उसके अलावा जो है ये इसमें ना बार बार गंजे हिस्से बन जाते हैं। नोचने से पहले ये तनाव, बेचैनी और बहुत बाद में वक्ती सुकून हो जाता है। मतलब जब तक ये अपने बाल नोच लेते हैं, इनको जो बहुत बेचैनी होती है, बहुत टेंशन, स्ट्रेस वगैरह होता है, और उसके बाद जब ये ऐसा कर लेते हैं, अपने बाल नोच लेते हैं, खींच लेते हैं, तो फिर इसके बाद थोड़ी देर ये रिलैक्स्ड हो जाते हैं, इनकी जो है ना परेशानी ख़त्म हो जाती है, वक्ती सुकून मिल जाता है। बाज़ औक़ात नोचे के बाल चबाना या खा लेना भी जो है जो है ना टिलोमीनिया है। अच्छा, उसके बाद दूसरों से जो है ना ये जो फिर जब ये बाल अपने पुल कर लेते हैं, दूसरों से फिर छुपाते हैं, टोपी या विग पहनना शुरू करते हैं, इनको ना बाद में शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन इनका अपने ऊपर बस नहीं होता। रोज़मर्रा ज़िंदगी में शर्मिंदगी और एतमाद की कमी होती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़की है जो इम्तिहान के दौरान बार बार अपनी पलकों के बाल नोचती है, उसके बाद खुशी या सुकून महसूस करती है। अगर इसके केसेस के बारे में देखा जाए तो बायोलॉजिकली फैक्टर्स देखे जाए, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे केमिकल्स का जो है ना इम्बैलेंस हो जाना। उसके बाद जनियाती असरात, अगर खानदान में ओसीडी या एंजाइटी है तो खतरा ज़्यादा होने का है खदशा। जैसे कि जो है ना साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली फैक्टर्स देखा जाए तो इसमें आ जाए स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन। सेल्फ एस्टीम कम होता है, इमोशनल और ट्रॉमा किसी सदमे के बाद आदत बन जाती है। उसके बाद है इन्वायरमेंट फैक्टर्स, खानदान में सख्त रवैया या निगलेक्ट किया जाए, इसकी वजह से भी ये बच्चों को हो जाता है। मुश्किल हालात या दबाव की वजह से, और अकेलापन जो लोनली रहने की वजह से भी ये वाला इशू हो सकता है। अगर कॉन्सिक्वेंस देखा जाए, इसके असरात देखे जाए, जिस्मानी नुकसान, बाल झड़ जाना, जिल्द को नुकसान, मैदे के मसाइल, अगर बाल निगल लिए जाए तो खुद को निगल ले तो फिर ये मैदे का मसाइल बन सकते हैं। खुद को फिर उसके बाद जो है ना इमोशनली इशू, खुद गिल्ट, शर्मिंदगी जो है ना फील करना। उसके बाद समाजी मसाइल हैं, समाजी मसाइल में दोस्तों से दूरी, स्कूल या काम में मुश्किलात। उसके बाद है जी इसकी जो है ना हम लोग टाइप्स देख लेते हैं। फोकस टाइप, फोकस मरीज जानबूझकर बाल नोचता है जब वो टेंशन या एंजाइटी में होता है। ऑटोमेटिक टाइप, मरीज को एहसास भी नहीं होता कि वो आहिस्ता आहिस्ता बाल नोच लेता है टीवी देखते वक्त या पढ़ाई करते वक्त। अक्सर दोनों अक़साम एक साथ भी हो सकती हैं।
اگر ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کی جائے تو ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے سائیکو تھراپی، سائیکو تھراپی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی جسے کہ ہم CBT کہتے ہیں. اس میں پھر منفی خیالات کو جو ہے نا جو پازیٹیو خیالات میں چینج کرنا. اس کے بعد ہیبٹ ریورسل ٹریننگ HRT جسے بولتے ہیں. مریض کو نئی عادات سکھائی جاتی ہیں، بال نوچنے کے بجائے سٹریس بال دبانا یا ہاتھ مصروف رکھنا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے جو مائنڈ فلنس اور ریلیکسیشن ٹیکنیکس اس میں آتی ہیں. سٹریس کو کم کرنے کے لیے سانس کی مشقیں، میڈیٹیشن ہو گیا. فیملی سپورٹس میں دیکھا جائے تو والدین یا خاندان کو مریض پر غصہ کرنے کے بجائے سپورٹس کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو برا بلا یا یہ کہنا چاہیے کہ تم جان بوجھ کے کرتے ہو، تم اوور ہو رہی ہو. تو ان چیزوں سے جو اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک پراپر ڈس آرڈر ہے اور یہ بہت ہی خطرناک ہے. بچے کو شرمندہ کرنے کے بجائے جو اس کو نا وہ انکریج کیا جائے، حوصلہ دیا جائے. اس کے بعد ہے میڈیٹیشن. اس کے بعد یہاں یہ جو ہوتا ہے نا کچھ کیسز میں یہاں تو دوسری دوائیاں دی جاتی ہیں جیسے SSRIs وغیرہ. اس کے بعد لائف سٹائل چینج، ورزش اور نیند بہتر بنانا، سٹریس مینجمنٹ کرنا، پینٹنگ، رائٹنگ، سپورٹ میں اپنے آپ کو بزی کرنا. اس کے بعد ہے والدین اور معاشرے کا کردار. بچوں کو تنہا نہ چھوڑیں، ان کو بزی رکھیں، ان کے ساتھ اچھا بیہیو کریں. پنش کرنے کے بجائے ان کو سمجھائیں. اسکول کے استاد کو بھی آگاہ کریں. اس کے بعد بچے جو ہے نا بچے کی کامیابی پر تعریف کریں تاکہ ان کا سیلف اسٹیم جو ہے بڑھ جائے. یہ اگر تو یہ والا ایشو دیکھا جائے تو پھر فوراً یہ سائیکولوجسٹ سے جو ہے نا کنسلٹ کریں کیونکہ یہ ایک بہت ہی خطرناک جو ہے ڈس آرڈر ہے. بہت سارے مسائل جو ہے پیدا کر سکتا ہے اور اس کی وجہ سے اور بہت ساری جو ہے نا سائیکولوجیکل ایشو بھی بڑھ سکتے ہیں، فزیکل ایشو بھی بڑھ سکتے ہیں.